मैं पवन काकुड़िया एमसीआई बैतूल के इस खूबसूरत से मन से आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। चलिए तो फिर आज पुनः आप लोगों के बीच एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्लास को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं, जो कि आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। चलिए तो बिना समय व्यतीत किए हम करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत, और मुझे पूर्णतः उम्मीद है आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स मिलकर मुझे मेरा देंगे साथ। तो बढ़ते हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। और आज की जो क्लास है प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन के माध्यम से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और आज के क्लास का पहला सवाल अपने स्क्रीन पे आ चुका है। इस सवाल में हमसे कहा गया है एक व्यक्ति 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से किसी समतल दर्पण की ओर दौड़ता है, तो व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल है। इफ अ पर्सन runs towards a plane mirror at a speed of 15 मीटर प्रति सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड, the speed of the image relative to the person is, ऑप्शन नंबर पहला 15 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड 30 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी 45 मीटर प्रति सेकंड, और ऑप्शन नंबर डी 20 मीटर प्रति सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी प्लेन मिरर से संबंधित, समतल दर्पण से संबंधित इस प्रकार का सवाल आ जाए, समतल दर्पण, इसको इंग्लिश में प्लेन मिरर कहा जाता है, प्लेन मिरर। जब भी इस प्रकार का सवाल आ जाए, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, तो याद रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो पढ़ते हम, एक व्यक्ति जो है 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से किसी समतल दर्पण की ओर, मान लिया जाए यहाँ है हमारे पास में समतल दर्पण, समतल दर्पण के पीछे साइड इस तरह से डैश 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 करके जिस सरफेस को दिखाया जाता है, यहाँ जो सरफेस होती है इसको कहा जाता है पॉलिश्ड सरफेस या फिर पॉलिश वाली सतह, पॉलिश सतह। इंग्लिश में इस सतह को कहा जाता है पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। और समतल दर्पण के विदाउट पॉलिश वाली जो सरफेस, जो सतह होती है, इस सतह को कहा जाता है परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। इंग्लिश में सतह को रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नाम से जाना जाता है। कौन सी सतह? तो याद रखिएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। हमसे सवाल में कहा गया है कि भाई एक व्यक्ति जो है 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, यह रहा समतल दर्पण, कोई पर्सन है, एक व्यक्ति है, यहाँ 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या होता है, तो यहाँ समतल दर्पण की ओर दौड़ रहा है, प्लेन मिरर की ओर दौड़ रहा है। हम सब जानते हैं समतल दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का इस तरह से निर्माण होता है, और कितनी डिस्टेंस पर निर्माण होता है, तो सेम डिस्टेंस पर। सेम डिस्टेंस का मतलब क्या है? जितनी दूरी पर दर्पण के, समतल दर्पण के आगे जितनी दूरी पर वस्तु स्थित होती है, उतनी ही दूरी पर, मतलब सेम डिस्टेंस पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है समतल दर्पण के पीछे साइड। ठीक, चलिए यहाँ व्यक्ति 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है समतल दर्पण की ओर, तो इसका जो प्रतिबिंब है वहां भी कितनी चाल से, कितनी स्पीड से, तो 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, मतलब प्रति सेकंड की चाल से वहां भी दर्पण की ओर इस तरह से दौड़ रहा होगा। क्या होगा? दौड़ रहा होगा। तो हमसे क्या पूछा था? समतल दर्पण की ओर दौड़ता है तो व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल क्या होगी? व्यक्ति के सापेक्ष पूछा गया है। व्यक्ति के सापेक्ष का मतलब क्या होता है कि ये जो व्यक्ति है, ये समतल दर्पण की ओर 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहा है। ये जो प्रतिबिंब है, मतलब ये जो इमेज है, वो भी समतल दर्पण की ओर 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहा है। तो हमें बताना क्या है? तो हमें बताना है कि इस व्यक्ति के सापेक्ष इस प्रतिबिंब की चाल क्या होगी। तो याद रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इस बात का ज्ञान होना होता है कि भाई पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया है व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल क्या होगी, तो व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल हो जाती है 2v। v का मतलब क्या है? स्पीड, स्पीड बोले तो चाल, या फिर वेलोसिटी हम कह सकते हैं, वेग कह सकते हैं। 2v का क्या मतलब है? तो 2v का मतलब है, पहले दौड़ कितने से रहा था, तो 15 से दौड़ रहा था। कितने से दौड़ रहा था? 15 से दौड़ रहा था। v का मतलब क्या है? अच्छा हाँ, v का मतलब क्या है? 15, और 15 गुना कितना हो जाएगा? ये 2। तो इस तरह से कितना हो जाएगा? तो प्रतिबिंब, व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये डबल हो जाएगा, मतलब दुगुना हो जाएगा। 15 गुना 2 मतलब 15 दुआ 30।
मतलब 30 मीटर प्रति सेकंड जो है इसकी चाल हो जाएगी, इसकी चाल हो जाएगी। और इसी सवाल को इस तरह से पूछ लिया जाता है कि भैया बताओ, व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल नहीं बताना है, आपको बताना है कि भाई इस समतल दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल क्या होगी। तो इस स्थिति में हमारा जो आंसर होता वो क्या हो जाता, तो वो आंसर होता हमारा 15 मीटर प्रति सेकंड, ओनली 15 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन पूछा है सवाल में व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल क्या होगी, तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता 2v। 2v मतलब v का मतलब क्या, वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, तो जिस वेलोसिटी या जिस स्पीड से पहले दौड़ रहा था उसका क्या हो जाता है, उसका डबल हो जाता है। उम्मीद करता हूं यहां सवाल बेहतर रूप में आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 30 मीटर प्रति सेकेंड प्रतिबिंब की चाल। ठीक है, चलो अगला सवाल। इस सवाल में हमसे कहा गया है, जब एक वस्तु को एक समतल दर्पण की ओर गति करवाई जाती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड टुवर्ड अ प्लेन मिरर, तो क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर पहला, प्रतिबिंब वस्तु से दूर की ओर गति करता है, द इमेज मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबिंब वस्तु के समीप आ जाता है, द इमेज मूव्स क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट। और सी ऑप्शन में कहा गया प्रतिबिंब का आकार बढ़ जाता है, द साइज ऑफ द इमेज इंक्रीजेस। डी ऑप्शन है प्रतिबिंब का आकार कम हो जाता है, द साइज ऑफ द डिक्रीज, द ऑफ द इमेज डिक्रीज, ये हो जाता है। तो क्या होता है, तो आइए जानते हैं क्या हो जाता है। प्रतिबिंब वस्तु से दूर की ओर गति करता है, प्रतिबिंब वस्तु से दूर की ओर गति करता है, नहीं भाई ये ऑप्शन तो बिल्कुल हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एक समतल दर्पण यदि इस तरह से हमारे सामने स्थित होता है तो जो भी क्रियाविधियां हमारे द्वारा की जाती है वो सारी की सारी क्रियाविधियों को दोहराया जाता है हमारे प्रतिबिंब के रूप में। यदि हम समतल दर्पण की ओर, प्लेन मिरर की ओर यदि हम 2 कदम आगे की ओर चल रहे होते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो भी अपने ओर 2 कदम आगे की ओर बढ़ रहा होता है, वो भी हमारे और समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है हमारा, वो भी हमारे और 2 कदम आगे की ओर आ रहा होता है, ऐसा प्रतीत होता है। और जब हम उसी समतल दर्पण में पीछे की ओर 2 कदम हटते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा होता है उस समतल दर्पण के पीछे, वो भी 2 कदम पीछे की ओर बढ़ रहा होता है। ठीक, चलिए, तो ये तो हो नहीं सकता। समतल दर्पण के सामने जैसे हम v वेलोसिटी से आगे जाते हैं, चलते हैं, तो वो भी v वेलोसिटी से हमारी ओर आ रहा होता है। इस हिसाब से जो है, इसी के बेस पर इस ऑप्शन को हम गलत मान सकते हैं कि भाई प्रतिबिंब वस्तु से दूर की ओर गति करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि हम समतल दर्पण की ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो भी हमारे ओर आ रहा होगा, ऐसा प्रतीत होगा, जबकि यह गलत है। ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबिंब वस्तु के समीप आ जाता है, द इमेज मूव्स क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट। अच्छा, इस ऑप्शन को अलग रखते हैं अभी। तीसरा ऑप्शन, द साइज ऑफ द इमेज इंक्रीजेस, प्रतिबिंब का आकार बढ़ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, जो आकार ऑब्जेक्ट का होता है वही आकार किसका होता है, प्रतिबिंब का होता है, इसलिए यह ऑप्शन भी हो सकता है गलत। डी ऑप्शन, प्रतिबिंब का आकार कम हो जाता है, द साइज ऑफ द इमेज डिक्रीजेस। नहीं, ऐसा नहीं होता, कम भी नहीं होता है, ज्यादा भी नहीं होता है। जिस साइज का ऑब्जेक्ट एक प्लेन मिरर के सामने रखा जाता है उसी साइज का प्रतिबिंब का निर्माण जो है एक समतल दर्पण, प्लेन मिरर अपने बैक साइड में करता है। ठीक, तो इस तरह से 3 ऑप्शन गलत हो चुके 4 में से। तो अब जो लास्ट ऑप्शन जो बचा है यही हमारा क्या हो जाएगा, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब प्रतिबिंब वस्तु के समीप आ जाता, द इमेज मूव्स क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट। स्वाभाविक सी बात है भाई, समतल दर्पण के सामने यदि हम खड़े हैं और यदि 2 कदम आगे की ओर जा रहे होंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो भी 2 कदम अपनी ओर आ रहा होगा। हम समतल दर्पण के नजदीक जाएंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो भी हमारी ओर आ रहा होगा, मतलब वो भी हमारे नजदीक आ रहा होगा, हमारे नजदीक या फिर प्लेन मिरर के नजदीक आ रहा होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं यह सवाल आप सभी स्टूडेंट्स को बेहतर रूप में समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन। अच्छा, हिंदी में नहीं लिखा गया तो हिंदी में लिख दिया जाएगा,
आवर्धन, मैग्निफिकेशन को कहा जाता है आवर्धन। आवर्धन, आवर्धन क्या है ये पूछा गया है। आवर्धन क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ द इमेज। अच्छा, हिंदी में लिखा नहीं गया है तो हम लिख सकते हैं वस्तु की ऊंचाई अपॉन मतलब बटे में हाइट ऑफ द इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक। सेकंड ऑप्शन, हाइट ऑफ द इमेज मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। थर्ड जो ऑप्शन है इसमें कहा गया है, थर्ड ऑप्शन में हमसे कहा गया है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई माइनस, माइनस का सिंबल है, माइनस हाइट ऑफ द इमेज मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या ये होगा? डी ऑप्शन में कहा गया है हमसे, डी ऑप्शन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू हाइट ऑफ द इमेज। इसमें कहा गया है वस्तु की ऊंचाई इनटू प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या ये होता है? ये बोला गया है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ द इमेज, वस्तु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या ये होता है? हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई। थर्ड ऑप्शन में कहा गया हमसे वस्तु की ऊंचाई माइनस प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ द इमेज माइनस हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डी ऑप्शन, वस्तु की ऊंचाई इनटू हाइट ऑफ द इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या होगा? तो याद रखिएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। और इसे ही क्या कहा जाता है? तो इसे ही कहा जाता है क्या? तो इसे ही कहा जाता है मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन। क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है आवर्धन और मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन को याद रखिएगा स्मॉल m द्वारा जो है इसको प्रदर्शित किया जाता है। सिंबॉलिकली आवर्धन मैग्निफिकेशन को स्मॉल m के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, चलिए तो याद रखिएगा मैग्निफिकेशन। अच्छा, और मैग्निफिकेशन जो टर्म है इसको हम टर्म करते हैं मिरर्स के केस में। किसके केस में? तो याद रखिएगा मिरर्स के लिए जो है हम एक नया शब्द पढ़ते हैं जिसको हम मैग्निफिकेशन या आवर्धन के नाम से जानते हैं। और आवर्धन का मतलब क्या होता है? तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, हम यूं भी कह सकते हैं आवर्धन को, प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ही उस दर्पण के लिए कह दिया जाता है क्या? आवर्धन मैग्निफिकेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां सवाल भी समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक, चल नेक्स्ट सवाल कहा गया है इसमें हमसे द मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर इज। अच्छा, हिंदी में लिखा नहीं गया है तो हिंदी में हम लिख सकते हैं समतल दर्पण का आवर्धन। समतल दर्पण का आवर्धन हमें बताना है भाई। प्लेन मिरर जिसको हम समतल दर्पण कहते हैं उसकी आवर्धन जो है क्या होती है, आवर्धन का मान क्या होता है? तो याद रखिएगा समतल दर्पण प्लेन मिरर का जो आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है क्या? m इज इक्वल टू +1। सेकंड ऑप्शन है m इज इक्वल टू -1। थर्ड ऑप्शन है 0 मतलब 0। चौथा जो ऑप्शन है वो है इन्फिनिटी मतलब अनंत। तो याद रखिएगा प्लेन मिरर की या समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है, जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा वो होता है +1। m क्या है? तो m यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मतलब पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आवर्धन को मैग्निफिकेशन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो आवर्धन या मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। आवर्धन जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो इसी को इंग्लिश में कहा जाता है मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई को ही क्या कह दिया जाता है? तो इसी को आवर्धन या फिर मैग्निफिकेशन कह दिया जाता है। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात और किसका? वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसे ही क्या कहा जाता है?
जाता है, मैग्निफिकेशन आवर्धन कहा जाता है। फिलहाल याद रखिएगा प्लेन मिरर समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, तो वह होता है +1। क्या होता है, +1। अच्छा याद रखिएगा समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है, प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है +1, जिसमें क्या मीनिंग होता है, तो ये जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू है 1, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ये बताता है, किसको बताता है, तो ये बताता है साइज को। और किस प्रकार की साइज को, तो ये बताता है किस प्रकार की साइज को, सेम साइज को। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है समतल दर्पण के सामने जिस आकार जिस साइज का जो ऑब्जेक्ट होता है या रखा जाता है, उसी साइज का जो प्रतिबिंब बनता है उसी साइज का बनता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये है हमारे सामने प्लेन मिरर रखा हुआ है और इसके सामने कोई पर्सन खड़ा है जिसकी हाइट मान लिया जाए कितनी फीट है, 3 फीट है। कितनी फीट, 3 फीट है। तो जो प्रतिबिंब का निर्माण जो होगा इसका आकार क्या होगा, तो इसका भी आकार क्या होगा, इसका भी आकार कितना होगा, तो 3 फीट ही होगा, 3 फीट ही होगा। तो आवर्धन समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है क्या होता है, +1। इसमें ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो 1 होती है, इसका मतलब होता है जो प्रतिबिंब का साइज होता है वह कैसा होता है, तो सेम साइज का होता है, समान साइज का, समान आकार का होता है। ठीक है, चलिए ये जो प्लस का जो सिंबल है मैथमेटिकली, ये जो प्लस का जो सिंबल है गणितीय रूप में हम प्लस माइनस जैसे सिंबल का यूज करते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो प्लस का सिंबल जो है, संकेत जो है, यह किस चीज को बताता है, तो यह बताता है जो इमेज होता है, जो इमेज होता है। और कहाँ पर बनने वाला इमेज, तो समतल दर्पण में बनने वाला जो इमेज होता है यह कैसा होता है, तो यह बताता है कि भैया वह जो इमेज होता है वह आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो इसको वर्चुअल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं यह सवाल भी आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स को बेहतर रूप में समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल, इसमें कहा गया है हमसे एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखा गया है। इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब दिखेंगे। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स inclined at 60 डिग्री, हाउ मेनी इमेजेस ऑफ दिस बल्ब विल बी विजिबल। कितने प्रतिबिंब हमें दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 4। क्या होगा इस सवाल का करेक्ट आंसर, तो याद रखिएगा जब भी इस प्रकार के सवाल आ जाए समतल दर्पण से संबंधित, जब भी इस प्रकार के सवाल आ जाए कि भाई देखो 2 समतल दर्पण है, किसी भी कोण हो सकता है, जरूरी नहीं कि 60 ही डिग्री, बोल दिया जाएगा 90 डिग्री में इंक्लाइंड है, ठीक, या फिर 45 डिग्री पर झुके हुए हैं, या फिर है ना इस प्रकार के एंगल दे दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा समतल दर्पण से संबंधित जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो इस प्रकार के सवालों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, तो इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम एक जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं जब हम समतल दर्पण पढ़ते हैं, समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। और वो कौन सा जनरल फॉर्मूला, सामान्य सा सूत्र होता है। तो इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में इस प्रकार का कुछ जनरल फॉर्मूला होता है। कौन सा, तो 360 डिग्री बटे थीटा -1, ये क्या है, तो ये फॉर्मूला होता है। इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है जिसमें थीटा क्या होता है, तो थीटा होता है कोण। थीटा क्या है, तो कोण को बताता है, यहाँ एंगल को बताता है। कहाँ के एंगल को बताता है, तो जो सवाल में कहा गया होता है ना कि भाई 2 समतल दर्पण 2 प्लेन मिरर्स कहा जाता है ना कि भाई 2 प्लेन मिरर्स इतने डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है, मतलब एक दूसरे से इतने डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, वही कोण को जो है यह बताता है कोण थीटा। ठीक है, तो सवाल में कहा गया थीटा, सवाल में कहा गया कि भाई एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके 2 समतल दर्पणों के बीच इस तरह से रखा गया। मान लिया जाए हमारे पास में एक दर्पण है, एक दर्पण ये है, एक मिरर ये है, प्लेन मिरर।
दूसरा जो मिरर है हमारे पास में, मान लिया जाए कुछ इस तरह से, ये एक मिरर, जिनके बीच का जो एंगल है मान लिया जाए सवाल के अकॉर्डिंग कितना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री ये क्या है भाई, तो ये है थीटा। थीटा की वैल्यू दी गई हमें कितनी डिग्री, तो 60 डिग्री दी गई है। ठीक, तो हमें फिर बोला गया कि भाई इनके बीच रखा गया, क्या रखा गया, तो इनके बीच विद्युत बल्ब को रखा गया। इलेक्ट्रिक बल्ब इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, और इनके बीच में रख दिया गया है कुछ इस तरह से। मान लिया जाए ये है हमारे पास ये बल्ब है ना, बनाते नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हम बल्ब, ये है बल्ब, विद्युत बल्ब रखा गया है। तो इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, स्वाभाविक सी बात है भाई, विभिन्न जो है संख्याओं में प्रतिबिंब बनने की संभावनाएं हैं। क्यों, क्योंकि यदि एक ही मिरर होता तो ओनली फॉर, केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब बनता, लेकिन यहाँ पर 2 प्रतिबिंब हैं। तो इस स्थिति में कितने प्रतिबिंब बनेंगे यहाँ ज्ञात करना। तो इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक जनरल फॉर्मूला हुआ करता, और जनरल फॉर्मूला कौन सा, 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1, नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है। एन फॉर नंबर ऑफ इमेजेस मतलब प्रतिबिंबों की संख्या। सवाल अनुसार सॉल्व करते फिर तो हमारे पास, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड ले लूँ क्या, नहीं इसी में कर देते हैं। तो थीटा की वैल्यू दी गई है, इसके आगे सॉल्व कर रहा हूँ। थीटा की वैल्यू दी गई हमें कितनी, 360 डिग्री। 360 डिग्री ये तो क्या है भाई, फॉर्मूले का ही 360 डिग्री है। थीटा की वैल्यू दी गई है हमें कितनी, तो थीटा की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री माइनस 1। चलो सॉल्व किया जाए। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में 36 को डिवाइड किया जाएगा किससे, 6 से, तो कितने बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 बार में। तो 6 माइनस 1, जब हम करेंगे 6 माइनस 1 तो हमारे पास में नंबर ऑफ इमेजेस कितने प्राप्त हो जाएंगे, 6 माइनस 1 मतलब 5। तो इस तरह से हमें कितने प्रतिबिंब, कितने इमेजेस प्राप्त हो जाएंगे, तो इस प्रकार से हमें टोटल 5 इमेजेस प्राप्त हो जाएंगे। 5 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हम आगे। उम्मीद करता हूं सवाल आप लोगों को और कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भैया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमसे कहा गया है जब कोई प्रकाश किरण पुंज किसी समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तब परावर्तन कोण का मान क्या होगा। When a beam of light is incident perpendicularly on a plane mirror, the angle of reflection is, angle of reflection मतलब परावर्तन कोण का मान बताना है। चलो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो मान लिया जाए हमारे पास में यहाँ है एक प्लेन मिरर, यहाँ है हमारे पास में एक समतल दर्पण। ठीक है, जरूरी नहीं है कि समतल दर्पण को इसी तरह से लिया जाए, हम ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए कितने पर इंक्लाइंड हो रहा है भाई, तो प्रकाश किरण पुंज किसी समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट परपेंडिकुलरली ऑन अ प्लेन मिरर, परपेंडिकुलरली यदि, अच्छा परपेंडिकुलरली का मतलब अभिलंबवत या लंबवत शब्द का मतलब क्या होता है कि उस सरफेस से कितने डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए, उसको हम क्या कहते हैं, अभिलंबवत या फिर परपेंडिकुलर कहते हैं। यदि यहाँ एक सतह है या हम कह सकते हैं यहाँ एक समतल दर्पण है, तो इस समतल दर्पण में यदि हमें लंब खींचना हो, क्या खींचना हो, लंब खींचना हो, या हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना हो, तो हम किस तरह से कर पाएंगे, तो हम इस प्रकार से कर पाएंगे, इस तरह से। ये क्या है, तो ये है नॉर्मल, ये है क्या, नॉर्मल। क्या कहा गया सवाल में, प्रकाश किरण पुंज किसी समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है। अभिलंबवत आपतित होती है कहने का क्या मीनिंग है भाई, तो इसका मीनिंग ये है कि भाई इस समतल दर्पण में जिस तरह से अभिलंब खींचा गया है या फिर अभिलंब स्थित होता है, ठीक उसी के समान, उसी के समान। तो ये है इसी के जस्ट ऊपर में क्या है भाई, यहाँ है क्या, तो यहाँ है आपतित किरण। क्या है यहाँ, आपतित किरण, आपतित किरण इंसिडेंट रे। कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। तब परावर्तन कोण का मान हमसे पूछा गया। क्या हम बता सकते इस सवाल का जवाब, जी हाँ बिल्कुल बता सकते। कैसे, तो हम जानते हैं, क्या जानते भाई,
हमें पता होना चाहिए परावर्तन कोण का मान बताने के लिए हमें पता होना चाहिए आपतन कोण का मान यहां पर कितना है। आपतन कोण जिसको सिंबॉलिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। आपतन कोण क्या होता है भाई बताइएगा। तो आपतन कोण क्या होता है तो याद रखिएगा अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहा जाता है। आपतन कोण कहा जाता है। किसको आपतन कोण कहा जाता है भाई। तो हमारे पास में जो अभिलंब होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला जो एंगल, जो कोण होता है, उसी एंगल को क्या कहा जाता है, आपतन कोण कहा जाता है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला जो एंगल होता है, उसी एंगल को क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर मुझे देखकर बता सकते हो कि यहाँ आपतन कोण कितना होगा। तो आपतन कोण किसे कहा जाता है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले एंगल को क्या कहा जाता, आपतन कोण कहा जाता है। सवाल के अनुसार ये रहा समतल दर्पण। समतल दर्पण में खींचा जाने वाला इमेजिनरी लाइन जिसको हम अभिलंब कहते हैं, वो है इस तरह से लंबवत है, और उसी के समांतर, उसी के पैरेलल जो है कोई इंसिडेंट रे आ रही है, मतलब प्रकाश किरण पुंज आ रही है, बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो नॉर्मल मतलब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कितना डिग्री का एंगल, तो 0 डिग्री का एंगल। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू है वह कितनी डिग्री है, 0 डिग्री है। वह कितनी डिग्री है, 0 डिग्री है। तो इस स्थिति में परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो इस स्थिति में परावर्तन कोण का मान क्या होगा भाई। तो हम सब जानते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन का नियम। क्या है नियम, तो परावर्तन का जो नियम है वो ये कहता है कि भाई आपतन कोण का मान हमेशा बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है यदि कहीं पर आपतन कोण का मान x है, x की जगह पर कुछ भी हो सकता, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती। मान लिया जाए यदि आपतन कोण का मान कहीं पर x है तो डेफिनेटली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, x ही होगा। क्यों, क्योंकि परावर्तन का जो नियम है वो ये कहता है कि भाई आपतन कोण का मान हमेशा बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। या फिर हम यूं कह सकते हैं परावर्तन कोण का मान इक्वल होता है, हमेशा बराबर होता है किसके, तो आपतन कोण के। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर सवाल अनुसार यदि हमारे पास में आपतन कोण का मान 0 डिग्री है तो डेफिनेटली हमारे पास में परावर्तन कोण का मान जो होगा, परावर्तन कोण का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास 0 डिग्री। ये जो लिखा हुआ है एंगल आर, इसका मतलब क्या है, परावर्तन कोण। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब 0 डिग्री। क्या, 0 डिग्री। चलिए, बेहतर रूप में समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। यहाँ सवाल भी हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमसे कहा गया है टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड अ कैंडल इज लिट बिटवीन देम, द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ द कैंडल इज। इस प्रकार का सवाल अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी हमने किया था। जब भी इस प्रकार के सवाल आ जाए हमारे पास में, तो है ना, नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने का, प्रतिबिंबों की संख्याओं को ज्ञात करने का, तो हम किस तरह से ज्ञात करते, ज्ञात करने के लिए हमारे पास में एक जनरल फॉर्मूला हुआ करता है। और जनरल फॉर्मूला कौन सा, n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। इस प्रकार का जो है हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला हुआ करता है। फिलहाल क्या कहा गया, अच्छा हिंदी में लिखा नहीं गया, तो हिंदी में हम लिख सकते हैं कि भाई दो कौन से दर्पण हैं, प्लेन मिरर्स, दो समतल दर्पण, दो पूरा बेक हो जाएगा ना, दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं और इनके बीच यदि एक मोमबत्ती रख दिया जाए, मोमबत्ती
रख दिया जाए तो उस मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो मोमबत्ती के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी ये बताना है डियर स्टूडेंट्स अपने। ठीक है, ये बताना है। टू प्लेन मिरर्स आर प्लेड पैरेलल टू ईच अदर एंड कैंडल इज lit बिटवीन देम, द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ द कैंडल इज। क्या होगा इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर को जानने से पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं। जब भी दो प्लेन मिरर्स एक दूसरे के पैरेलल इस तरह से रखे हुए हो, जब भी प्लेन मिरर्स एक दूसरे के पैरेलल इस तरह से रखे हुए हो और इनके बीच यदि कोई भी ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं है कि कैंडल ही रखा जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी वस्तु को या कोई भी व्यक्ति जाकर खड़ा हो जाए तो इस व्यक्ति के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बन रही होगा? तो बन रही होगा अनंत, इनफाइनाइट जो है इमेजेस का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस पॉइंट को या इस सवाल को इस तरह से आप याद रख सकते हो कि जब भी समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हुए हो, एक दूसरे के समांतर का मतलब क्या है कि पहली जो दर्पण है जिस तरह से रखी गई है उसी तरह से दूसरी दर्पण भी रखी गई होगा। और इस स्थिति में यदि उन दोनों दर्पणों के बीच, उन दोनों समतल दर्पणों के बीच, इस सिचुएशन में उन दोनों प्लेन मिरर्स के बीच किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि रख दिया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट के टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, मतलब कुल प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनती है? जिनका कोई अंत नहीं होता, और जिनका कोई अंत नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए यहां सवाल समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हमसे कहा गया है प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री पर आपतित होती है तो इसमें विचलन होगा। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट 30 डिग्री एंड ऑन अ प्लेन मिरर, द डेविएशन ऑफ दिस रे विल बी। कितना डेविएट हो जाएगा, कितना विचलन हो जाएगा, ये पूछा गया है हमसे। चलिए तो हमें समझना पड़ेगा पहले डियर स्टूडेंट्स कि भाई विचलन क्या होता है आखिर। तो आइए जानते व समझते कि भाई विचलन क्या होता है। विचलन, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको हम इंग्लिश में डेविएशन कहते हैं। और सिंबॉलिकली, हाँ चलो सिंबॉलिकली नहीं, पहले विचलन को समझते हैं। तो विचलन का क्या मीनिंग होता है? तो विचलन का मीनिंग होता है क्या? तो इसका मीनिंग होता है आपतित, हाँ विचलन होगा। तो विचलन का मतलब होता है क्या? तो याद रखिएगा, अपने लैंग्वेज में हम कह सकते हैं भटक जाना। क्या हो जाना? भटक जाना। भटक जाना का मतलब क्या है? कोई इंसान जिस रास्ते पे जा रहा है रास्ता चेंज कर देना, उसको क्या कह देते हम? तो भटक जाना यूँ कह देते अपने लैंग्वेज में। तो विचलन का क्या मतलब होता है? विचलन का मतलब होता है क्या? प्लेन मिरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि देखो भाई, एक नॉर्मल प्लेन मिरर के लिए हम समझ सकते हैं विचलन का मतलब क्या होता है, या फिर विचलन कोण भी हम इसको टर्म करते हैं। आइए समझते हैं। मान लिया जाए यदि यहाँ एक हमारे पास में एक प्लेन मिरर हो जो कि इस तरह से रखा हुआ है, यदि इस पर किसी एंगल पे इस तरह से कोई इंसिडेंट रे आकर इंसिडेंट होती है, कोई किरण आकर आपतित होती है, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग, मतलब यहाँ टकराने के पश्चात वह इस तरह से क्या हो जाती है? बैक हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर आकर इस तरह से आपतित होती, किसी कोण पर आकर इस तरह से आपतित होती है, तो अधिकांशतः प्रकाश की जो किरणें होती है वह क्या होती है? तो वह इस समतल दर्पण से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में चले जाती है जिस माध्यम से वह आती है। इसको क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन या परावर्तन का क्या मतलब होता है? परावर्तन का मतलब होता है वापस हो जाना। मतलब जिस माध्यम से आती है प्रकाश की किरण, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौटकर वापस चले जाती है। इस पूरे फिनोमिना को, लाइट के इस पूरी घटना को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, जिसमें आपतन कोण इसे कहा जाता है। आपतन कोण इसे कहा जाता है। थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया आप लोगों को कि भाई यह है नॉर्मल, मतलब अभिलंब, और मैंने बताया अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला जो एंगल होता है, इस एंगल को क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है।
और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाला जो एंगल होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्या, तो इसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। बात यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अच्छा डियर स्टूडेंट, आइए जानते व समझते अब हम बढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चन की और, क्वेश्चन को सॉल्व करने की और। अब देखिए समझिएगा, यदि प्रकाश किरण के मार्ग पर यदि यह समतल दर्पण ना आती तो लाइट इस तरह से आगे की ओर बढ़ रही होती। हाँ बोलिए, बिल्कुल हाँ, हम देख पा रहे हैं। बट इस समतल दर्पण के आने के पश्चात ये जो लाइट है अधिकांशतः टकराने के पश्चात क्या हो जाती है, वो बैक हो जाती है। तो इस आपतित किरण का मतलब इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल पाथ होता है, उस ओरिजिनल पाथ में ना जाकर वो जिधर घूम जाती है, जिधर मुड़ जाती है, तो ये भटकी कि नहीं भटकी, अपने पाथ को, है ना, अपने पाथ से यह भटक गई है। जाना चाहती थी वो इधर लेकिन चले गई वो इधर, जाना चाहती थी वो इधर। यदि यहाँ सरफेस या यहाँ प्लेन मिरर उसके संपर्क में, उसके कांटेक्ट में या उसके सामने ना आती तो डेफिनेटली ये जो लाइट है इस तरह से जाती स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए। बट यह सतह के आने के चलते क्या हो जाती है, वह टकराने के पश्चात इस तरह से बैंड हो जाती है। ठीक है, तो जिधर जाना चाहती थी और जिधर चले गई होती, जिधर जाना चाहती थी और जिधर चले गई होती है, यहाँ का जो एंगल होता है, इनके बीच का जो एंगल होता है, इसी एंगल को कहा जाता है क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहा जाता, तो इसे ही कहा जाता है इंग्लिश में एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन जिसको हम कहते हैं हिंदी में विचलन कोण, और विचलन कोण को सिंबॉलिकली इस प्रकार के सिंबल से हम प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं डेल्टा, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। तो ये तो हो गया विचलन कोण। विचलन कोण किसे कहा जाता, तो याद रखिएगा विचलन कोण किसे कहा जाता है, तो इंसिडेंट रे का, इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होती है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इस तरह से, इसकी जो डायरेक्शन है, दिशा है वो इस तरह से, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसी एंगल को क्या कहा जाता है, उस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। और डेविएशन का मीनिंग क्या होता है या डेविएट का मीनिंग क्या होता है, तो विचलन, हिंदी में विचलन कहा जाता है। विचलन का क्या सिंपली मतलब, तो विचलन का मतलब क्या होता है, मुड़ जाना होता है, एक तरह से अपने वास्तविक रास्ते पर ना जाकर वो एक अलग ही रास्ते पर मुड़ जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, विचलन कहा जाता है। तो सवाल पढ़ते फिर से एक बार, कहा गया प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री पर आपतित होती है तो इस किरण में विचलन होगा। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट 30 डिग्री ऑन अ प्लेन मिरर, द डेविएशन ऑफ दिस रे विल बी, कितना हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो हम बना लेते हैं अपने सवाल के अनुसार, डायग्राम बना लेते हैं भाई। ठीक, कितना डिग्री का एंगल बनाते हुए आ रही है, तो यहाँ आ रही है प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री पर आपतित होती है। ठीक, ये रहा नॉर्मल, कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर। अच्छा, तो जाएगी कितने पर, तो जाएगी भी 30 डिग्री पर। ये कैसे बता दिए गुरुजी आपने, तो अब भैया हम सब जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ आर। मतलब आपतन कोण का मान सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि आपतन कोण का मान सवाल के अनुसार 30 डिग्री है तो डेफिनेटली निश्चित तौर से परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक, चलिए अब देखो, यदि यहाँ सतह ना आती या यहाँ मिरर ना आता इसके कांटेक्ट में, तो यहाँ जो लाइट है वो इस तरह से चली जाती, जाती कि नहीं जाती, लेकिन चली गई इधर। तो हमें बताना कि भाई कितना अपने ओरिजिनल पाथ से कितना मुड़ चुकी है, कितने डेविएट हो चुकी है। तो डेविएशन बताने के लिए हमें क्या बताना होगा, यही वाला पार्ट बताना है ना, और इसी को कहा जाता है क्या, डेविएट हो जाना, या डेविएशन कहा जाता, या एंगल के टर्म्स में यदि कहा जाए तो इसी को कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। तो कितना घूम गई भाई, तो देखिए हम सब जानते हैं स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला जो एंगल होता है डियर स्टूडेंट्स, वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। कितना, 180 डिग्री का होता है। यदि यह सतह ना आती तो वो सीधे सीधे जाती, मतलब स्ट्रेट लाइन इस तरह से। यदि हम एंगल देखें तो कितने डिग्री का, तो स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला जो एंगल होता है वहां होता है 180 डिग्री का एंगल। उस 180 डिग्री में से, उस 80 डिग्री में से क्या कर दिया जाए, तो हम एंगल ऑफ डेविएशन को किस तरह से निकालते हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, डेल्टा, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते, और यहाँ इक्वल होता है, तो किसकी इक्वल होता है भाई, तो यहाँ जो है इक्वल हो जाता है 180 डिग्री माइनस
2i के, 180 डिग्री माइनस 2i के, ठीक है, 2i के। तो 180 डिग्री में से क्या यदि माइनस कर दिया जाए 30 प्लस 30 मतलब 60 डिग्री को माइनस कर दिया जाए तो ये एंगल हमें मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। और वही क्या होगा? तो वही होगा विचलन, या फिर हम कह सकते वही होगा हमारा विचलन कोण। तो माइनस कर दिया जाए फिर 180 डिग्री माइनस 2 इंटू आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आपतन कोण का मान कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। चलो आगे सॉल्व करो। 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इंटू 2 मतलब डबल, कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो कर दिया जाए फिर माइनस भैया, तो कर दिया जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो कितना बचेगा हमारे पास? तो ये बच जाएगा भाई 120 डिग्री। कितना डिग्री? 120 डिग्री। और यही क्या होगा? डेल्टा, मतलब विचलन कोण। क्या होगा? विचलन कोण या फिर विचलन इतना विचलित हो चुकी होगा, कितना? 120 डिग्री। तो सवाल के अनुसार हमारा करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 120 डिग्री। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां सवाल समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हमसे कहा गया है कि भाई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर सतही अभिलंब के संदर्भ में 40 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। जब यह किरण दर्पण से परावर्तित होती है तो इसमें कितना विचलन होगा? इसमें कितना विचलन होगा? A ray of light is incident on a plane mirror at an angle of 40 degree with respect to the surface normal. How much deviation does this ray undergo when it is reflected from the mirror? इससे जस्ट पहले इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हमने क्वेश्चन लगाया, सवाल किया, उसी पर आधारित है। इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा? तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर सतही अभिलंब के संदर्भ में 40 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। ओके, मान लिया जाए यहाँ एक समतल दर्पण है, यहाँ एक समतल दर्पण है। इसका नॉर्मल जो है मतलब अभिलंब क्या यही रहेगा? जी हाँ भाई, परपेंडिकुलरली इस तरह से ड्रॉ किया जाता है इमेजिनरी लाइन, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इसके संदर्भ में कितने डिग्री का एंगल? तो 40 डिग्री का एंगल बनाते हुए आ रही है। कितना? तो ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस नॉर्मल, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में कितने डिग्री का एंगल बनाकर आ रही है? 40 डिग्री का, 40 डिग्री का। ठीक, तो ये रहा 40 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी? 40 डिग्री। तो डेफिनेटली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू भी कितनी होगी? तो ये हो जाएगी कितनी डिग्री? 40 डिग्री। हम जानते हैं एंगल ऑफ डेविएशन हम बता सकते हैं, जी हाँ बता सकते हैं। हम जानते हैं इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i। क्या यहाँ तक के बात समझ में आई? चलो, डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 2i कितना है भाई? तो i है कितना डिग्री? 40 डिग्री। चलो आगे सॉल्व किया जाए। 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 40 डिग्री कितना हो जाएगा? 40 का डबल कितना होता है? तो 80 डिग्री होता है सर। आगे सॉल्व करें। चलिए इसके आगे वाला स्टेप हम यदि आगे सॉल्व किया जाएगा इसको तो हम लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। कितना डिग्री? 100 डिग्री। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा? हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहा गया है हमसे एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? विच one of the following is not true about the image formed by a plane mirror. एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शंस कितने भैया? तो डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन है हमारे पास में 4। और इस प्रकार का जो सवाल होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं, दिखते बहुत इजी है लेकिन 99% जो है सही आंसर
मतलब आंसर सही बन रहा होता है, 99% ऐसे जो सवाल होते हैं वहाँ हमें इनकरेक्ट करवाने के लिए जो है अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटी यहाँ रखते हैं। ये सही करते हाँ, सही करने के लिए जो है हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। मतलब सही नॉर्मली सामान्यतः जो सिंपली वे में जो सवाल बन रहा होता है वह सवाल भी हमसे नहीं बन रहा होता, मतलब गलत हो जाता है। तो इस प्रकार के सवालों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है और समझना होता है कि आखिर पूछा क्या गया है और किस वे में हमें आंसर देना है। तो आइए समझते हैं समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही होंगे, 3 ऑप्शन सही होंगे और उन 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन तो सही होंगे, एक ऑप्शन गलत होगा और वही गलत वाला ऑप्शन हमें ढूंढना है। तो आइए पढ़ते हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इसका आकार वही होता है जो प्रयोग वस्तु का होता है, इट इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। क्या ये सही है? जी हाँ, ये करेक्ट है भाई, ये तो हो नहीं सकता, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। यह पार्श्विक रूप से व्युत्क्रमित होता है, इट इज अ लेटरली इन्वर्टेड। जी हाँ भाई, यह लेटरली इन्वर्टेड होती है, इसके द्वारा बनाई जाने वाली जो इमेज होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है कैसे कि भाई लेटरली इन्वर्टेड होते हैं। समझेंगे लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है। यह वास्तविक प्रतिबिंब होता है, इट इज अ रियल इमेज। जी नहीं, यह वर्चुअल इमेज को फॉर्म करता है। ठीक है, अच्छा चौथा ऑप्शन, यहाँ दर्पण के पीछे की ओर उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। इट इज फाउंड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। बिल्कुल करेक्ट है भैया, ऑप्शन भी सही है। मतलब इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या? तो ऑप्शन नंबर सी, मतलब यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब होता है, इट इज अ रियल इमेज होता है, यहाँ बोला गया है, जबकि यहाँ नहीं होता है। और हमें यहाँ जबकि ऑप्शन क्या है? गलत है, और यही और गलत वाला ही ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना था, ढूंढना था। तो इस तरह से हमारा इस सवाल के अनुसार करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए समझते हैं। इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड मतलब पार्श्विक रूप से व्युत्क्रमित होता है। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि भाई जब भी हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, जब भी हम एक समतल दर्पण के सामने इस तरह से खड़े होते हैं, मान लिया जाए इस तरह से खड़े होते हैं, तो इसमें होता क्या है, यदि हम समतल दर्पण के सामने जाकर यदि हमारा राइट हैंड उठाते हैं तो जो समतल दर्पण जो होता है वहां हमें प्रतिबिंब के रूप में उसके पीछे, समतल दर्पण के पीछे हमारा प्रतिबिंब के रूप में लेफ्ट हैंड को उठा रहा होता है। मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट बताता है। समतल दर्पण जो होता है वह लेफ्ट पार्ट को राइट के रूप में दिखाता है और राइट वाले पार्ट को लेफ्ट के रूप में दिखाता है। इसी प्रॉपर्टी को, प्लेन मिरर की इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? तो इसी प्रॉपर्टी को लेटरली इन्वर्टेड कहा जाता है। इसी गुणधर्म को पार्श्विक रूप से व्युत्क्रमित बोला जाता है। बात यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद करता हूँ यहाँ सवाल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा और मुझे ऐसा लगता है कि आज के लिए इतना ही काफी है। डियर स्टूडेंट्स, यह जो क्लास रही है बहुत इंपॉर्टेंट रही है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को लेकर मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित होने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।